हम लोग जीवन की मौलिक इकाई कोशिका इसके बारे में देख रहे थे और इस अध्याय का अध्ययन करना है। तो हमने प्रारूपिक जंतु कोशिका, पादप कोशिका का डायग्राम पिछली क्लास में देखा। कोशिका होता क्या है, सारे जो अध्ययन के बाद ये पता चलता है कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है उसको कोशिका कहा जाता है। अर्थात जीवों की जो संरचना है वो कोशिकाओं के द्वारा हुई है। कई एक जीव एक कोषी भी हैं और कई एक जीव बहुकोषी भी हैं। तो उसकी और क्रियात्मक यानी कोशिका में सारे एक्टिविटी, श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सब एक्टिविटी कोशिका में होती है। तो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है वो कोशिका है। आज हम देखेंगे कोशिका का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। जो कोशिका का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, इसमें देखना है हमको। तो कोशिका का अपना एक ढांचा होता है जो अक्सर बदलता रहता है। ठीक, हम आज यह जान पाए कि कोशिका के कई अंग कोशिका झिल्ली से ही बने हैं। हम उनका जो अध्ययन है अंतःझिल्ली तंत्र के अंतर्गत करेंगे। कुछ अंग ऐसे हैं जो कोशिका में किसी अन्य जीव के प्रवेश करने और कोशिका के साथ उनकी जो सहजीविता से बने हैं, ऐसे अंगों को हम अंतःसहजीविता के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक, तो कोशिका के अंगों में किस प्रकार से संबंध है ये आपको जानना है। तो पहले देखते हैं अंतःझिल्ली तंत्र और कोशिकांग, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड सेल पार्ट, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अभी। तो इसके अंतर्गत कई भाग जैसे अंतःपत्रवी जालिका, गोल्गी इकाई, लाइसोसोम, कोशिका झिल्ली इत्यादि आते हैं। ये कोशिकांग एक झिल्लीबद्ध आवरण से घिरे रहते हैं जिसकी गुहा या जो अंदर का भाग है वो बाह्य कोशिका द्रव्य से अलग होता है। ये कोशिकांग एक दूसरे से विभिन्न तरह के संबंध बनाए रहते हैं। ठीक, इसी में से होकर गुजरने वाले पदार्थों के आवागमन की जो पदार्थ है उसके गुजरने आवागमन की व्यवस्था उसको भी देखा गया है। जैसे केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली, तो ये केंद्रक झिल्ली अब आवागमन कैसे होता है ये देखेंगे। इसमें वो आवागमन है, जैसे केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली से अंतःपत्रवी जालिका, अंतःपत्रवी जालिका से कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली से फिर अंतःपत्रवी जालिका, अंतःपत्रवी जालिका से केंद्रक झिल्ली और यहीं से आवागमन लाइसोसोम के द्वारा, जो मृत कोशिका उसका भक्षण करता है लाइसोसोम और श्वासनली की थैली भी कहा जाता है। और वहां से गलनिका और गलनिका से फिर वो आ जाता है अंतःपत्रवी जालिका में। ठीक, तो इस प्रकार अंतःझिल्ली तंत्र में विभिन्न कोशिकाओं में अंतर संबंध दिखाई पड़ता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है। तो जो कोशिका झिल्ली है एक आवरण के रूप में है सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका झिल्ली कोशिका द्रवों के जो आवागमन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोशिका झिल्ली की जो रचना है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखी जा सकती है। यह मुख्य रूप से वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली जो है, तथा यह लचीले स्वभाव की भी होती है। ठीक, कोशिका झिल्ली कोशिका का आकार और उसकी जो सीमा का है उसका निर्धारण भी करती है और उसकी सुरक्षा का कार्य भी करती है। कोशिका झिल्ली से जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर के जो वातावरण में जो पदार्थ का चयनित रूप से उसका जो आवागमन होता है कोशिका झिल्ली के ही माध्यम से होता है। इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं सेल वॉल
कोशिका भित्ति, ये सेल वॉल कोशिका भित्ति होता क्या है, सेल मेम्ब्रेन के बाद भाग आता है। कोशिका भित्ति जो पादप कोशिकाओं की एक अनूठी विशेषता है, जहां जंतु कोशिकाओं की बाहरी परत केवल कोशिका झिल्ली से ही होती है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं, तो वहीं पौधों की जो कोशिका है उसमें कोशिका झिल्ली की जो बाहर मुख्यतः सेल्यूलेज से बनी एक मजबूत परत पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। ये प्लांट सेल्स में दिखाई पड़ता है। जंतु और पादप कोशिकाओं में यह एक प्रमुख अंतर माना जाता है। यह कठोर अथवा लचीली जो छिद्र में परत होती है, जो कोशिकाओं को एक निश्चित आकार व सुरक्षा प्रदान करती भी है। ठीक, जैसे जीवित कोशिकाओं से ही इस परत का निर्माण होता है, और आप देखेंगे जो माचिस की तीली या रॉबर्ट के कार्क के अवलोकन से जो संरचना दिखाई पड़ती है वह भित्ति ही है, जो कोशिका के मृत हो जाने पर भी दिखाई पड़ती है। ठीक, इसके बाद सेल वॉल के बाद हम देखेंगे कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, इसके बारे में जानते हैं। ये सब कोशिकांग है, कोशिका के अंग, और ये अंग अंतःझिल्ली तंत्र के अंतर्गत आएगा। ये कोशिका झिल्ली से कोशिका द्रव की बाहरी सीमा वो तय होती है। किसी भी कोशिका में इस द्रव में ही जो कोशिका के अन्य अंग है वो पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, और अंतःपत्रवी जो जालिका है, केंद्रक है, ये सब साइटोप्लाज्म के ही अंदर पाई जाती है। ठीक, अर्थात जो कोशिका द्रव्य है वो कोशिका का एक आधार द्रव्य है, जिसमें संचित पदार्थ, जो स्रावी पदार्थ और शिष्ट पदार्थ आदि पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य में आमतौर पर पानी की मात्रा है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। ये होता क्या है, जो रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831, रॉबर्ट ब्राउन जो है वो 1831 में क्या है, कोशिका के मध्य में जिस संरचना को देखा उसे न्यूक्लियस या केंद्रक नाम दिया। यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। केंद्रक में धागे जैसे जो संरचना होती है, जिन्हें क्रोमेटिन कहते हैं, यह मुख्य रूप से आनुवंशिक पदार्थों के ही बने होते हैं। जैसे कि कोशिका विभाजन है, उसके लिए तैयार होती है, ये क्रोमेटिन के जो क्षणों का रूप ले लेते हैं, तब इन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम ये कहा जाता है। और माता पिता से जो अगली संतति है, जो संतान है, वो संतति में आनुवंशिक गुण इन्हीं संरचनाओं से जाते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण है वो पहुंचते हैं। केंद्रक जो कोशिका के सभी कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करता है और जीवों के गुणों का निर्धारण भी यही करता है। केंद्रक और जो कोशिका द्रव्य के बीच एक झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली कोशिका झिल्ली जैसी होती है। जीव जगत में जो वर्गीकरण का एक मुख्य जो आधार है वो केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति ही है। ठीक, और यदि केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो तो यूकैरियोटिक वर्ग की कोशिकाएं होगी, अन्यथा वो प्रोकैरियोटिक वर्ग की कोशिकाएं कहलाएगी। इसके बाद देखते हैं अंतःपत्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अंतःपत्रवी जालिका, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक, इसमें झिल्ली युक्त नलिकाओं एवं थैलों का एक बहुत बड़ा जाल है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह कहीं खुरदुरी तथा कहीं चिकनी दिखाई देती है। ठीक, और खुरदुरी और चिकनी अंतःपत्रवी जालिका जो दिखाई देती है, उसमें जो खुरदुरी अंतःपत्रवी जालिका है उसमें राइबोसोम नामक जो कोशिकांग है वो दिखाई देता है। ठीक, या राइबोसोम नामक जो कोशिकांग है वो होते हैं, जो मुख्य रूप से प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और चिकनी अंतःपत्रवी जालिका मुख्यतः वसा
बनाने में मदद करती है। यहाँ से जो बने कुछ प्रोटीन और वसा है उससे झिल्लियों का बनना, मरम्मत आदि कार्य होता है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि अन्य जो कोशिकांग है जैसे गोल्गी काय है, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, रिक्तिकाएं, ये भी क्या होता है। ठीक, यहाँ देखते हैं कोशिकांग में गोल्गी बॉडी, गोल्गी काय। तो गोल्गी काय का वर्णन 1898 में है। ये 1898 में कैमिलो गोल्गी ने किया। कैमिलो गोल्गी ने इसका क्या किया, वर्णन किया। यह कई सारी झिल्लियों से मिलकर बना होता है। ये झिल्लियां जो है वो थैलीनुमा रचनाएं से बनती है और इसके आसपास कुछ द्रव्य भरी थैलियां जो होती है। तो राइजोसोम पर बने प्रोटीन व अन्य जो पदार्थ गोल्गी काय में पहुंच जाते हैं और गोल्गी काय का कार्य पदार्थों के आवागमन से पहले जो पैकेजिंग करना है प्रोटीन तथा अन्य पदार्थ वो थैलीनुमा रचनाओं से अन्य अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। कोशिकाओं में गोल्गी काय की जो संख्या अलग अलग होती है और जो पदार्थों की स्रावित करने वाली जो कोशिकाओं में इसकी संख्या ज्यादा होती है। इसके बाद लाइसोसोम, तो जो कोशिकाओं में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो पूरी कोशिकाओं के लगभग सारे पदार्थों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। ठीक, फिर ये पदार्थ उस कोशिका को नष्ट क्यों करते हैं ये भी समझ। तो इसमें क्या है, लाइसोसोम की जब खोज हुई तो स्पष्ट हुआ ऐसे सारे विनाशकारी पदार्थ जो लाइसोसोम नामक थैलियों से भरे होते हैं और साधारण जो परिस्थिति में कोशिकाओं के शेष पदार्थों के संपर्क में नहीं आते। अब आप समझ गए होंगे कि जैसा कि कोशिका में हानिकारक पदार्थ बनते हैं वो लाइसोसोम उसे प्राय नष्ट कर देते हैं। कभी कभी विशिष्ट परिस्थितियों में लाइसोसोम फट जाते हैं और उनमें भरे एंजाइम पूरी कोशिका को पचा देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्मघाती थैला या झोला भी कहा जाता है। कोशिका द्रव्य के बाद इसके बाद आता है रिक्तिकाएं। जो वैक्यूल है वो कोशिका द्रव्य में तरल पदार्थों से जो भरी कुछ गोलाकार थैलीनुमा रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें रिक्तिका कहते हैं। वो जंतु कोशिकाओं में ये रचनाएं छोटी छोटी होती है और पादप कोशिका में बड़ी और विकसित होती है। ये रिक्तिकाओं में कुछ पदार्थ का जो है वो संग्रहण होता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्लास में अंतःझिल्ली तंत्र की कार्य प्रणाली, फंक्शन ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक,